तेज कदमों से चलते हुए किशोर जी घर के अंदर आ रहे थे। गुस्से की ज्वाला उनके दिल में धधक रही थी। पुलिस को फ़ोन उन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें अपनी बहू काजल के हंसने की आवाज़ आई, जो अपने पति मनीष के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। यह दृश्य देखते ही किशोर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हद हो गई बेशर्मी की। पैसों का इतना लालच कि तुम लोगों ने अपनी माँ की ज़िंदगी ही खतरे में डाल दी। वहाँ मेरी पत्नी बेचारी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को इतने घिनौने हरकत करते हुए? अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। किशोर जी की यह बातें सुनकर उनकी बहू काजल तमक कर बोली, अरे बाबूजी, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस उम्र में इतना कष्ट झेलने की? आप दोनों की अब उम्र हो चली है और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी को उनकी हालत पर छोड़ दीजिए और चैन से रहिए और हमें भी चैन से जीने दीजिए। इतना सुनते ही किशोर जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और झनाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर किशोर जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? इस समय 2 पुलिस वाले भी घर के अंदर आए। उन्हें देखते ही मनीष और काजल के पसीने छूटने लगे और किशोर जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बस बेटा, एक ही बारी में हेकड़ी निकल गई तुम्हारी। आज भी मैं उस दिन को याद करके रो पड़ता हूँ जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैंने हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। इतना कहकर किशोर जी अतीत के दिनों में चले गए और उस दिन को याद करने लगे जिस दिन उनकी पत्नी सुषमा के टेस्ट रिपोर्ट आई थी और उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनकर किशोर जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो यह बीमारी भी ठीक हो सकती है, लेकिन खर्च लाखों का होगा। किशोर जी ने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी की जान बचा कर ही रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और वह कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन न जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बात हुई कि अगले दिन ही बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माँ की अब उम्र हो चुकी है और उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर किशोर जी जैसे ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज़ सुबह शाम उन्हें सैर पर लेकर जाते थे। एक दिन पार्क में सैर करते हुए उनकी अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपने बेटे बहू की रवैया के बारे में भी बताया। हाल चाल बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेबसी उनके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी।
उस समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि किशोर, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी ज़मीन पड़ी है, वह किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं ज़मीन का सौदा करवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पर मोहताज रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मित्र की इस बात से किशोर जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर लिया। जिस समय वह ज़मीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नज़र नहीं आई। फिर किशोर जी ने अपनी बहू काजल को आवाज़ लगाई, काजल बहू, पूरा घर छान लिया लेकिन तुम्हारी सास कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? फिर काजल बोली, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया? तभी किशोर जी बोले, अरे मैं उसे कहकर गया था कि मैं गांव में सरपंच से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वह घर में नहीं है, किसी भी बात को गंभीरतापूर्वक लेती ही नहीं है। न जाने अब कहाँ कौन सा काम करने चली गई, मेरी बात को अनसुना करके। तभी उनकी बहू काजल बोली, माँ जी तो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। लेकिन बाबूजी, आपको कौन से कागज़ों पर साइन चाहिए? माँ जी के, यह तो बताइए मुझे, कोई ज़रूरी कागजात है? बहू, ऐसा कहते हुए किशोर जी बोले, यह सुषमा भी हद करती है। उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाना एक दिन भी नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए हुए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए किशोर जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते तक टल जाएगी। तभी काजल की नज़र उनकी बैग पर गई और बोली, वैसे बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे? फिर किशोर जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पर कोरियर आया तो काजल कोरियर लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर के बैग पर बराबर बना हुआ था। कोरियर अपने कमरे में रहकर काजल ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उसके ससुर किशोर जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। काजल बिना दस्तक के ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई मंदिर से। बहू की आवाज़ सुनते ही किशोर जी ठिठक गए और उनके हाथ से वह बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग गिरा, उसमें से 500 रुपये के नोटों के बंडल निकलकर फर्श पर गिर गया। पैसों की गड्डियाँ देखते ही काजल की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने सारे पैसे काजल के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होती हुई बोली, वैसे बाबूजी, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह किसके पैसे हैं? तो किशोर जी ने जल्दी से पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वह बहू, हमारे गांव वाली जो ज़मीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच के पास गया था। अब वह ज़मीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर काजल की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाच रही थी। वह बोली, बाबूजी, देखो ना, माँ की तो अभी तक आई नहीं है। अब आप कब तक इसे हाथ में रखेंगे? हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा था। इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते सुषमा को अस्पताल में भी दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना करवाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी काजल बोली, बाबूजी, वह सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे? बहू, जब तक सुषमा नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर काजल कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते। आप मुझे दीजिए, यह पैसे अलमारी में मैं रख देती हूँ।
और यदि विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी भी लाकर आपको दे देती हूँ। फिर किशोर जी बोले, अरे नहीं बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ठीक है, जब तक सुषमा नहीं आती है तब तक इसे तुम अपने पास रखो। इतना सुनते ही काजल के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई मानो वह इसी वक्त का कब से इंतज़ार कर रही थी। मुस्कुराते हुए काजल उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों का एक नज़र दोहराई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बैग में पूरे 10 लाख रुपए थे, जो अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 2 लाख रुपए निकालकर अलग रख दिए और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर में ही उसकी सास सुषमा जी आ गई तो काजल बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में? अरे नहीं बहू, रास्ते में ही मेरी सहेली मिल गई थी तो हाल चाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या? हाँ माँ जी, आपको ही कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, यह लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी के अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपने अलमारी में रख लीजिए। वह क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो गए तो आप सब तो मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पर ही जाता है। फिर सुषमा जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो उसे दिल से लगा कर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए सुषमा जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक जो बहू अपने कमरे का दरवाज़ा तक भी बंद रखती थी, उस बहू ने उन्हें अपनी अलमारी की चाबी कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वह बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। इस समय किशोर जी आए और बोले, हद करती हो सुषमा तुम भी। मैं तुमसे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो तुम घर पर रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। पति की बात सुनकर सुषमा जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे वह काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी किशोर जी ने, कौन सा काम? फिर सुषमा जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैं अलमारी में रख दिया हूँ, और देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वह तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक कर तो लिया ना, ठीक से तो रखा है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। आप मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी सुषमा इतनी बुद्धू नहीं है। अरे नहीं सुषमा, तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है, अब दूर क्यों जाना, अपने घर में ही देख लो। मौका मिलने पर हमारा अपना बेटा भी हमें चलते समय नहीं सोचेगा। अरे आप भी ना इतना मत सोचा कीजिए, मुझे तो आपकी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? एक पल को भी यह बात अपने मुंह पर मत लाना। सुषमा जी के मुंह पर हाथ रखते हुए किशोर जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है कौन बेगाना। हम लोगों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। अजी आप अपने बेटे के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। अब वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है, और बहू की तो आए दिन कोई न कोई मांग चलती ही रहती है। अब वह उसके शौक़ पूरे करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा। अब छोड़िए ना इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं। दरअसल किशोर जी अपनी पत्नी सुषमा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और सुषमा जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उस समय उनका बेटा मनीष दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिनों बाद जब वह लौट कर आया
तो काजल ने तुरंत उसके कान भर दिए। वह गुस्से से भड़कता हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी, यह सब क्या लगा रखा है आपने? तभी किशोर जी अपनी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी नासमझ मत बनिए बाबूजी, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? वह तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके हैं और अब अपने गांव की ज़मीन भी बेच दी और मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर किशोर जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधारों ने तुम तक खबर पहुंचा दी। अब क्या करूं बेटा, तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है। उसकी तो चिंता है नहीं तुझे। दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ है। तभी मनीष बोला, मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको हुआ क्या है। मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतों से यह भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। 1 महीना पहले तुमने 10 लाख की कार खरीदी है और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब तुमने बहू को सोने की हार खरीद कर दिया। अब अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही उस ज़मीन की बात, तो वह ज़मीन मैंने अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से खरीदी थी और अगर बेच दी तो इसमें मुझे तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरा बीवी बच्चे का कुछ तो सोचिए। आप तो हमें कंगाल करते चले जा रहे हैं। फिर किशोर जी गुस्से में बोले, बेटा, क्या बोला तूने? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी सुषमा। जिस दिन तुझे बुखार होता या तो बुखार हो जाता तो हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाते थे। पूरी पूरी रात जाग कर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नज़रें उतारती थी। बस बाबूजी, अब सब फालतू का बातों में मेरा समय ख़राब मत कीजिए। कौन सा एहसान कर दिया था आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तभी किशोर जी आंखों के कोरों से आंसू पोंछते हुए कपकपाई आवाज़ में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उस अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और इस बारे में मुझे किसी की राय नहीं लेनी है। अपने पिता की यह बातें सुनकर मनीष थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बचे तो वह हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर किशोर जी बोले, अच्छा, मतलब की बात तो मुझे अब समझ में आई। अब बेटा, इतने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा होगा यह तो तुम खुद भी सोच सकते हो, और अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर किशोर जी वहाँ से चले गए। अगले ही दिन अस्पताल से फ़ोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिल करवा दीजिए। फिर किशोर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हें अस्पताल में दाखिला करवाना है, इसीलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर सुषमा जी हंसते हुए बोली, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फिर भी खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो किशोर जी ने कहा, सुषमा, तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। किशोर जी ने पैसों का भरा बैग संभाल कर रख दिया और पत्नी को अस्पताल लेकर जाने लगे तो अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो बहू तपाक से बोली, यह क्या करेंगे वहाँ जाकर? आप हैं तो माँ जी का देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर सुषमा जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं आप? मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की?
चलिए हम चलते हैं। किशोर जी को अपने बेटे बहू पर गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह अपनी पत्नी को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसीलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। सुषमा जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि किशोर जी काउंटर पर पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, किशोर जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन यह तो केवल 8 लाख रुपए हैं। ऑपरेशन तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह बात सुनकर किशोर जी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो पूरे 10 लाख रुपए थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी किशोर जी एक पल को उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, यह ठेका तो हमारे अपनों ने ले रखा है, मैं अभी आता हूँ। उधर घर पर उनका बेटा मनीष थोड़ी चिंता में बैठा था। तभी काजल बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे आज तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है। आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर मनीष बोला, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है और घूमने पर तो कम से कम 50,000 चाहिए। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी काजल बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती हूँ। अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए काजल अंदर गई और अपने अलमारी से पैसा निकाल कर ले आई और नोटों की बंडलों से अपने आप को हवा करती हुई बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और चिंता को आपके पास भटकने तक नहीं दूंगी। फिर मनीष बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो काजल ने कहा, अरे आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मनीष बोला, यह बात तो सच है, सबकी चिंता कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से किशोर जी जब घर पहुँचे तो बेटे बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। वहाँ तुम्हारी माँ ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके इस पैसों से घूमने के सपने देख रहे हो। इस समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देखकर मनीष और काजल के पसीने छूट गए। तभी काजल कांपती हुई आवाज़ में बोली, यह क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? कुछ सोच समझ कर बात कीजिए, मैंने कौन सी चोरी की है? फिर किशोर जी बोले, ज़्यादा भोली मत बनो बहू, इतने भी ना समझ तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी, तब तो मुझे तुम पर उसी दिन शक हुआ था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी है, तुम उसे कोई तकलीफ़ नहीं आने दोगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी। तभी मनीष बोला, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि पैसे काजल नहीं लिए हैं? तो किशोर जी ने तुरंत बता दिया कि मेरे बैग में से 500 के नोटों के 4 बंडल गायब है। और मनीष ने जब काजल के हाथ में देखा तो उसके हाथ में ही 500 के नोटों के 4 बंडल ही थे। तभी काजल बोली, अरे बाबूजी, अब आप लोगों की ज़िंदगी के दिन ही कितने बचे हैं और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के राज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही किशोर जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक झनाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंजा और मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर किशोर जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? फिर किशोर जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा, वो भूलो मत, तुम्हारा बाप हूँ मैं। अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सबक भी सिखा सकता हूँ।
और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तभी मनीष अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं जेल चला जाऊंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि किशोर जी कुछ कहते, काजल बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें फांसी थोड़ी न लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वह मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी मनीष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक दमदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बन बैठा हूँ। किशोर जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए पुलिस को वापस जाने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपना झगड़ा सुलझाते रहो, मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है। यह पैसा मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू काजल ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों की बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिया। जाने से पहले किशोर जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल पर कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी हो। जिस बेटे को अपनी जान लुटा कर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो आप मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए किशोर जी वहाँ से चले गए। तभी काजल बोली, वह तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मनीष ने कहा, चुप हो जाओ तुम, भूल रही हो यह घर उनका है। हमें वैसे भी करना पड़ेगा जैसा वह कहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मैं तो यहीं रहूँगा। करीब 1 सप्ताह के बाद सुषमा जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल में रहने की थी और मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम अपने पुराने शौक़ पूरे करो। तुम्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब जल्दी ही मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने व्यस्त होंगे उतने ही चिंताएं हमसे दूर रहेगी। यह बात सुनकर सुषमा जी बहुत खुश हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्चा चला रहे हैं। कभी बेटा पैसों से मदद करना चाहता भी तो किशोर जी उसे जवाब देते कि दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। पहले भी मैं सर उठाकर जिया हूँ और आज भी सर उठाकर जीऊँगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा करो। बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से उस घटना का जिक्र किसी ने भी सुषमा जी के सामने नहीं आने दिया। सुषमा जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती कि आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पर कैसे आ गए, आपने ऐसा क्या किया। तो किशोर जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा बेटा होता है और बाप बाप ही रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।